इस प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा, इस प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान, लिख लेंगे? यस सर। सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। इस प्रस्ताव को बंगाल के प्रधानमंत्री, क्या नाम था बताओ, तुम लोग पढ़ाए हैं? बंगाल में जब प्रांत हुआ था, सब अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री बने थे, तो बंगाल में कौन प्रधानमंत्री बने? देखिए, फजलुल हक ने फजलुल हक ने या फजल उल हक ऐसे लिख सकते हैं, फजल उल हक भी लिख सकते हैं। फजल उल हक ने प्रस्तुत किया, तैयार किया सिकंदर हयात खान ने, प्रस्तुत किया फजल उल हक ने, ये ना? सर एक बार फिर से हाँ, सिकंदर हयात खान ने तैयार किया। अच्छा, शुरू से बोलते हैं। इस प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने तैयार की। इस प्रस्ताव को बंगाल के प्रधानमंत्री फजल उल हक ने प्रस्तुत किया था। तथा खलीफ उजमा ने इसका अनुमोदन किया था। इसका अनुमोदन किया, अप्रूवल किया था। तैयार किया हयात खान ने, प्रस्तुत किया फजलुल हक ने, और अनुमोदन किया खलीफ उजमा ने। क्या ध्यान रखना? जिन्ना ने लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिन्ना ने लीग के लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र यानी कि दो राष्ट्र, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार हिंदू व मुसलमान, दो धर्म नहीं, हिंदू और मुसलमान दो धर्म नहीं, बल्कि दो राष्ट्र हैं, बल्कि दो पृथक कर लेना, दो पृथक राष्ट्र हैं। अच्छा। दो पृथक राष्ट्र हैं, दो पृथक राष्ट्र। ठीक है, क्लियर है सब तीनों पॉइंट? जिन्ना अपने शुरुआती दिनों में, एक पॉइंट और, जिन्ना अपने शुरुआती दिनों में कट्टर राष्ट्रवादी थे, कट्टर राष्ट्रवादी थे। कट्टर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने मुसलमानों से कहा तुम पहले एक भारतीय हो,
तुम पहले एक भारतीय हो। उसके बाद ही एक मुसलमान हो। एक मुसलमान हो। स्टेटमेंट सब याद रखिएगा जितना लिखा रहे हैं। इसके बाद ही एक मुसलमान हो। लास्ट पॉइंट, ईस्वी में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में जिन्ना की अध्यक्षता में फिर से हुआ एक सम्मेलन कराची में 1943 में। जिन्ना की अध्यक्षता में बांटो और छोड़ो, हाँ, ब्रैकेट में लिखिएगा इंग्लिश में डिवाइड एंड क्विट। बांटो और छोड़ो, ब्रैकेट में डिवाइड एंड क्विट, QUIT का नारा दिया। 23 मार्च 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी को पाकिस्तान दिवस मनाया। ये भी डेट याद रखना है। 23 मार्च 1943 ईस्वी को पाकिस्तान दिवस मनाया। ठीक है, ये हो गया आप लोग का मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का प्रस्ताव। तो 30, फिर चौधरी रहमत अली, फिर लाहौर अधिवेशन और फिर कराची अधिवेशन, ये सीक्वेंस में याद रखना। अब राजगोपालाचारी फार्मूला, राजगोपालाचारी का नाम सुना है ना? जब भारत आज़ाद होता तो क्या बनते हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर और अंतिम भी, प्रथम और अंतिम भी, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। क्या हो गया फिर? राष्ट्रपति का। ठीक है ना, क्लियर है? पहले राष्ट्रपति कौन बने? अच्छा, कब बने थे? पूरा डेट हमको बताइए, डेट, महीना और ईयर। आप लोग पॉलिटी भी पढ़ लिए ना, बताओ। राजगोपालाचारी फार्मूला, हेडिंग डाल लो। बताया नहीं आप लोगों ने? हाँ, बोलो, सही बोल रहे, बोलो। 26 जनवरी को बने थे, सितंबर 46 में बने थे। राष्ट्रपिता उस समय राष्ट्रपति से बन गए। SSC वाले से पूछते तो वो सभी बता देते। तुम लोग UPSC वाले हो। हाँ, 24 जनवरी 1950 को बने थे ना। और इस दिन क्या हुआ था? और कुछ हुआ था इस दिन? और कुछ अडॉप्ट किया हम लोगों ने? क्या क्या? हाँ, राष्ट्रगीत। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? इसमें सोचना है।
वंदे मातरम है सर। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। जनगण मन कितने सेकंड का है? 51। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। राजगोपालाचारी फार्मूला, अब ये क्या था हल्का से सुनो फिर इसमें लिखाएंगे। एक्चुअली में ब्रिटिश सरकार एक तरह से प्रेशर बना रही थी भारतीयों पर कि आप लोग आपस में एक सहमति डेवलप करो, विकसित करो, ठीक है ना। यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर आप लोग इन बातों पर सहमति वो करो, व्यक्त करो, ठीक है ना। ध्यान से सुनो सब लोग पहले। यानी कि राजगोपालाचारी फार्मूला में ब्रिटिश सरकार कहती है भारतीयों से, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग से, आप दोनों लोग एक दूसरे से सहमत पहले हो जाओ, जो विवाद है उसको सुलझा दो, ठीक है ना। तो इसी वजह से और मुस्लिम लीग अब किसकी डिमांड कर रही थी? अलग राष्ट्र। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि एक डिवाइड भारत का डिवाइडेशन हो, बंटवारा। तो उधर कह रही थी कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, कांग्रेस कह रही थी नहीं, बंटवारा नहीं होना चाहिए। और गांधी जी के करीबी कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, ठीक है ना। तो उन्हीं के उससे इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया, ठीक है ना। उसमें कुछ बातें थी, उसी को प्रेजेंट किया मुस्लिम लीग के सामने। लेकिन जब वो इसमें जो चीज़ें थी वो मुस्लिम लीग को यानी कि जिन्ना को पसंद नहीं आया, और ये भी प्रस्ताव क्या हो गया? असफल हो गया। तो इसमें खैर बहुत पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी किसने प्रस्तुत किया, कब किया? तो 1944 में। कब किया? 1944 में। और क्या क्या था इसमें, इस प्रपोजल में, उसको याद रखना, ठीक है ना। ऐसे बहुत इससे क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, कभी भी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसी को करेंगे, लिखिए। बहुत बड़ा है, क्या करना? पीडीएफ भेज देना, हाँ सर भेज दीजिएगा। क्योंकि जान रहे हो उसको ना, इसको भी छोड़ मत लिखो। इसके बाद हम लोग आज़ाद हिंद फौज कर लेंगे, इसको हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है ना। जी सर। उसमें से तुम लोग लिख लेना, लेकिन अभी लंबा समय चला जाएगा इसमें, ठीक है। यस सर। इसको हम पॉइंट बता दे रहे हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें, इसको सुन लो, माइंड में रख लो। बाकी हम इसको भी अब भारत छोड़ो आंदोलन वाला जो था दोनों को डाल देंगे, सर को दे देंगे, वो भेज देंगे, ग्रुप पर लिख लेना सब लोग आराम से। इसका जो बैकग्राउंड था हल्का सा जो बताया उसी को बता रहे हैं हल्का सा। बैकग्राउंड क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिश सरकार क्या हुई थी, एक कड़ा रूप अपनाती है, कहती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग से कि आप लोग अपने से क्या करो, बीच में समझौता करो, ठीक है ना, जिससे कि संवैधानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके। यानी कि हम लोग संवैधानिक जो चीज़ें हैं उसको आप लोग को दे सके, कि आप लोग अपना संविधान बताओ, ये बनाओ, ये सब करके कुछ लीग कह रहे लोग, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की वकालत कर रही थी, मैंने पहले बताया, ठीक है ना। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के किसी भी विभाजन का विरोध कर रही थी। ये बैकग्राउंड बता रहे हैं इसका, राजगोपालाचारी फार्मूला का, ठीक है। दो प्रमुख राजनीतिक गुटों के बीच इस गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन? राजगोपालाचारी, ठीक है ना। और महात्मा गांधी, हाँ, और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी श्री राजगोपालाचारी ने सीआर फार्मूला को क्या किया? प्रस्तुत किया, ठीक है ना। क्या किया? प्रस्तुत किया। अब इस फार्मूला में क्या क्या चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पहला, इसको ध्यान से सुनिए, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन करेगी। पहला पॉइंट है कि जो आंदोलन चल रहा है इसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस को समर्थन करेगी, सपोर्ट करेगी। इस फार्मूला का पहला पॉइंट है। दूसरा, मुस्लिम लीग
अंतरिम सरकार बनाने में कांग्रेस से सहयोग करेगी, यानी कि अंतरिम सरकार जब बनेगा आगे चलकर उसमें सहयोग करेगी किसका? कांग्रेस का। और आगे चलकर एक अंतरिम सरकार का गठन भी होगा, ठीक है ना। भारत की स्वतंत्रता के बाद पृथक राज्य बनाने की उनकी इच्छा का निर्धारण करने के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसको फिर से बोल रहे हैं, फिर समझाएंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा उसके बाद जो एक राज्य बनेगा पृथक, ठीक है ना, उनके इच्छा के निर्धारण करने के लिए मुस्लिम बहुल एरिया यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाले में क्या कराया जाएगा? मेमोरेंडम करवाया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वो लोग कहाँ रहना चाहते हैं, ठीक है ना। ये तीसरा पॉइंट ये, यदि विभाजन स्वीकार कर लिया गया तो रक्षा, डिफेंस, वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स और संचार यानी कि कम्युनिकेशन जैसे मामले एक संयुक्त समझौते के दौरान उसको डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि अगर क्या हो जाएगा, विभाजन स्वीकार कर लिया जाएगा तो दो राष्ट्र बन जाएंगे ना, उसमें रक्षा यानी कि डिफेंस, वाणिज्य व्यापार वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स और संचार यानी कि कम्युनिकेशन, वो बैठकर वो समझौता कर लिया जाएगा कि इसमें क्या करना हम लोग को, दोनों लोग को, ये किया जाएगा। लास्ट पॉइंट, ये प्रस्ताव तभी प्रभावी होंगे, जितने भी प्रस्ताव ऊपर के हैं, जब ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे देगी। जब ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे देगी तब इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। ध्यान रखना है, इसको फिर से बताना कि समझ में आया है। फिर से एक बार बता दें, चलिए बता दें फिर से। ये प्रस्ताव इसलिए पेश किया गया कि दोनों के बीच में सहमति बन सके, जिससे कि आगे जो संवैधानिक हम लोग संविधान बनाए तो उसमें सहयोग लिया जा सके, या अंतरिम सरकार का गठन करें इसमें इनका सहयोग लिया जा सके। इसलिए इस प्रस्ताव को लाया गया सी राजगोपालाचारी के द्वारा। किनके करीबी थे? गांधी जी थे। तो जो प्रस्ताव में 3-4 पॉइंट है तो उसको ध्यान में रखना। पहला कह रहे हैं इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का क्या करेगी? समर्थन करेगी। यानी कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें मुस्लिमों को यानी कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस का समर्थन करना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार बनाने में कांग्रेस का क्या करेगी? सहयोग करेगी, मदद करेगी, सपोर्ट करेगी। तीसरा पॉइंट, भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा उसके बाद पृथक राज्य बनाने की उनकी इच्छा का निर्धारण, किनकी इच्छा का? मुस्लिम लीग की इच्छा का निर्धारण करने के लिए मुस्लिम बहुल एरिया में क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह कराया जाएगा। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ रहना चाह रहे हैं, उधर रहेंगे कि इधर रहेंगे, तो ये कराया जाएगा, ठीक है ना। अब यदि विभाजन स्वीकार कर लिया गया तो रक्षा, डिफेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स और कम्युनिकेशन के मामले का बैठकर उस पर संयुक्त विचार विमर्श किया जाएगा, मिलकर उस पर कि क्या करना है इसमें, यानी कि कैसे डिफेंस को संभाला जाएगा, कैसे संचार होगा, चीज़ें होंगी, और कैसे व्यापार वाणिज्य में उन चीज़ों को उसके बारे में समझौता कर लिया जाएगा। तो ये पॉइंट था। जिन्ना ने जब ये सुना तो इन्होंने क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। जिन्ना ने इस फार्मूले को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि हमें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये रिजेक्ट कर दिया इस फार्मूला ने, किसके? CR फार्मूला या राजगोपालाचारी फार्मूला का, ठीक है ना। इसी को हम भेज देंगे तो लिख लेना सब, ठीक है ना। अब हम लोग कर लेंगे आज़ाद हिंद फौज। पहले समझा दे रहे फिर लिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? पीछे आ रहा है? आवाज मेरी आ रही है वहाँ तक?
आजाद हिंद फौज। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे मिल जाएंगे, थोड़ा सा तुम लोग पहले बताओ, पढ़ा है सब लोग। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया? त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा की त्रिपुरी, त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। हाँ, वेरी गुड, मध्य प्रदेश में। कब हुआ था अधिवेशन? 1939 में। 39 में। इसके पहले भी कहीं अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा हुआ, ये कहाँ पर है हरिपुरा? गुजरात। इसमें कुछ हुआ था क्या हरिपुरा में? यस सर, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया। वेरी गुड। दो अधिवेशन, एक हरिपुरा कब हुआ? 1938 में। हरिपुरा कहाँ पर? गुजरात। अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला हुआ त्रिपुरी, ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास थी, जबलपुर में 1939 में। फिर से कौन अध्यक्ष बन गए? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र के बोस के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था? सीतारामैया। पट्टाभी, सीतारामैया। वो हार जाते हैं, तो गांधी जी क्या स्टेटमेंट देते हैं? हाँ, पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार। आगे चलकर कार्यकारिणी का बैठक होता है, उसमें डिसीजन लिया जाता है कि इसमें जो भी प्रस्ताव है किसके अनुमोदन से प्रस्तुत करना चाहिए? गांधी जी। गांधी जी क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस पर प्रेशर बनने लगता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा दे देते हैं। जब इस्तीफा देते हैं तो कौन अध्यक्ष बनता है? राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, डॉक्टर। यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन के बीच में ही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और अब अध्यक्ष बन जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है। इसके बाद कौन सी घटना घटती है? 1939 में क्या होता है? कुछ होता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। वेरी गुड। गांधी जी फॉरवर्ड ब्लॉक, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कब? 3 मई 1939। 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक। और आगे चलकर इनको कांग्रेस के अंदर ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कांग्रेस वाले नाराज जाते हैं और इनको क्या कर दिया जाता है? 3 साल के लिए क्या करते हैं? कांग्रेस के सभी पदों से इनको हटा दिया। ठीक है ना? 41 में 1948 में, यानी कि कलकत्ता में ही इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा नजरबंद कर लिया जाता है, ठीक ना? घर में ही इनको एक तरह से कैद कर लिया जाता है, और वहीं पर किसी तरीके से ये यहाँ से भारत से निकल जाते हैं, विदेश में जापान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, हिटलर से भी मिलते हैं। किसे मिलते हैं? हिटलर से। सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा होता है, ठीक है ना? तो हिटलर से भी मिलते हैं, और आगे चलकर कहाँ जाते हैं? सिंगापुर आ जाते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो सुभाष चंद्र बोस पर अभी हम लोग बाद में आएंगे। उसके पहले 2 व्यक्ति का नाम, एक कैप्टन मोहन सिंह और एक रास बिहारी बोस के बारे में थोड़ा सा क्लियर है? यस सर। यहाँ पर कुछ हुआ था इस अधिवेशन में, और कुछ कोई कमेटी बना था? इस अधिवेशन में कोई कमेटी बना था? आप लोग इकोनॉमी में भी पढ़े हैं, आप लोग पंचवर्षीय योजना में भी इसको पढ़े हैं। हाँ बोलिए।
जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। हाँ, क्या नाम था? राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी कौन बनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और अध्यक्षता किसे सौंप देते हैं? जवाहरलाल नेहरू। अब जब जापानी फौजों के द्वारा हर जगह को जीता जा रहा था, तो ब्रिटिश सरकार में ही कैप्टन थे मोहन सिंह। जब ये पीछे हटने लगी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश फौजें, तो जो कैप्टन मोहन सिंह थे, वो जापानी सेना से मिल गए। ठीक है ना? किससे मिल गए? जापानी सेना। ये हम बता रहे हैं इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। कौन चल रहा है? सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो स्टार्टिंग में तो ब्रिटेन क्या होने लगे? हारने लगे थे, बताया ना, हारने लगे। भारत के नॉर्थ वेस्ट भारत के ईस्ट वाले एरिया में, यानी कि इधर वाले एरिया में, ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश फौजी पीछे हटने लगी। ये ब्रिटिश फौज में थे कौन? जब पीछे हटने लगे ब्रिटिश फौज, तो किससे मिल गए? जापानी सेना से। ठीक ना? एक जापानी अधिकारी था, उसका नाम था मेजर फ्यूजीवारा। क्या नाम था? मेजर फूजीवारा नाम था। क्या नाम था? फूजीवारा। ठीक है ना? ये इनकी मदद करता है। कौन? मेजर फ्यूजीवारा। और कुछ लोगों को, यानी कि सैनिकों को लेकर ये आजाद हिंद फौज का गठन कर देते हैं सितंबर 1942 में। ठीक है ना? यानी कि आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति कैप्टन मोहन सिंह, ध्यान रखना है। अभी सुभाष चंद्र बोस नहीं आए हैं, ठीक है? अभी ये, यानी कि इसकी मदद से, मेजर जो फ्यूजीवारा है, इसकी मदद से कैप्टन मोहन सिंह, जो ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे, जापानी सेना से मिल जाते हैं और कुछ सैनिकों के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन कर देते हैं। कब? सितंबर 1942 में। क्लियर है? आगे चलकर सैनिकों की संख्या के लेकर डिस्प्यूट हो जाता है जापानी सेना और मोहन सिंह में। तो मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जापानी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है ना? तो इनका रोल यहीं तक है, किसका? कैप्टन मोहन सिंह। आगे चलकर 1915 से ही एक व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस एक घोष थे। कौन थे? एक घोष थे। घोष कौन थे? रास बिहारी घोष कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं? ये भी बताया आप लोग को। रास बिहारी घोष नरम दल के थे और किस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं? कांग्रेस के 1905, 1906, 1907, 1908। कांग्रेस का विभाजन किसमें हुआ था? किसमें हुआ था? 1907। उसी में अध्यक्षता करते हैं। हमने ये भी बताया था आप लोग को कि जो गरम दल के थे, किसे चाह रहे थे बनाने के लिए? लाला लाजपत राय। किसे बनाना चाह रहे थे? लेकिन नरम दल वाले नहीं चाह रहे थे कोई गरम दल का बने, तो किसे बना दिया? रास बिहारी घोष को। घोष अलग है, ये अलग है। ये क्रांतिकारी नेता थे। कौन? रास बिहारी घोष। ठीक है? तो ये 1915 से ही, हाँ, क्रांतिकारी थे ना, रास बिहारी घोष। 2015 से ही ये निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहाँ पर? जापान में। ठीक है ना? कौन? रास बिहारी घोष। आगे चलकर
आजाद हिंद फौज का कार्यभार इन्हीं के पास आया था। किसके पास? रास बिहारी बोस के पास। और फिर उधर से सुभाष चंद्र बोस जापान जर्मनी होते हुए कहाँ पहुंच जा रहे हैं? सिंगापुर। ठीक है ना। अब आगे चलकर यही अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा करते हैं रास बिहारी बोस कि आजाद हिंद फौज का जो पूरा कार्यभार है किसे सौंपा जाएगा? सुभाष चंद्र बोस को। एक बार घोषणा करते हैं जुलाई में, ठीक है ना, 1943 में। और आगे चलकर इनको कार्यभार भी सौंप दिया जाता है। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। क्लियर है सबको? आगे चलकर 21 अक्टूबर, ये डेट याद रखना, 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस एक अस्थायी सरकार का गठन करते हैं और आजाद हिंद फौज के सेनापति बन जाते हैं। क्लियर है सब लोगों को? यानी कि गठन किसने किया आजाद हिंद फौज का? और पुनर्गठन इनके समय में हुआ। किनके समय में? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि जब रास बिहारी बोस आए तो पुनर्गठन किया और पूरा कार्यभार किसे सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है ना। इस पर ध्यान रखना है कि पहले सेनापति ये थे, बाद में सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। और इसी समय 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन करते हैं और सर्वेसर्वा बन जाते हैं किसके? आजाद हिंद फौज का। ठीक है ना। इसी समय ये नारा भी देते हैं, दिल्ली चलो, ठीक है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है ना। और 5 ब्रिगेड बनाते हैं अलग अलग नामों पर। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, कलाम ब्रिगेड अपने नाम पर। और महिलाओं के लिए एक रेजिमेंट तैयार करते हैं, झांसी रेजिमेंट, इसी समय। और उसका कार्यभार सौंपते हैं, महिला का नाम था, उनकी पत्नी थी प्रेम सहगल की पत्नी थी, सहगल वो भी हैं, बताएंगे नाम की ना आगे, तो उनको सौंप देते हैं। ठीक है। और इसी समय रेडियो पर बोलते हैं आगे चलकर कि राष्ट्रपिता किसे बोलते हैं? महात्मा गांधी को। यानी कि राष्ट्रपिता शब्द का यूज किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। संबोधन करते कि आपके ही उसमें हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो 2 है, एक महात्मा, तो महात्मा की उपाधि किसने दिया? कब दिया था? किस आंदोलन के दौरान? ऑप्शन दे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा चंपारण, असहयोग आंदोलन। हाँ, कौन सा आंदोलन? चंपारण। ठीक है। तो इसी को हम लोग कर लेंगे, किसको? आजाद हिंद फौज को। ठीक है, इसको लिख। आजाद हिंद फौज का विचार, आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले, आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। पैराग्राफ चेंज करके, जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो, जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों के साथ हो गए। सिंगापुर पर, अगला पॉइंट, अगले लाइन से, सिंगापुर पर जापान की विजय के पश्चात, यानी कि सिंगापुर पर जापान ने विजय कर लिया,
मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंदर, पश्चात, नहीं पश्चात नहीं, प्रभाव, मोहन सिंह के हाँ, मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंदर 45,000 लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। 45,000 लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सर रिपीट करने में बोलिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिंगापुर पर जापान की विजय के पश्चात मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंदर 45,000 लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए या होने की इच्छुक थे। ऐसा करो, हो गया नहीं करो, इसको काटो तो सेंटेंस को, शामिल होने के इच्छुक थे लिखो, शामिल होने के इच्छुक थे। अभी आगे उसमें क्या करेंगे, शामिल होने के इच्छुक थे ना। आगे पैराग्राफ चेंज होके 1 सितंबर 1942, ये डेट अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, परेशान नहीं होना है। कई किताबों में ये अलग अलग डेट दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ये वाला 1 सितंबर वाला ना, कोई परेशान नहीं होना है, ये सही वाला डेट है। हाँ 1 सितंबर 1942 ईस्वी को मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। कहीं जुलाई दिया हुआ है, कहीं सितंबर दिया हुआ है, तो ये हमने इसको कई जगह से वो करके देख के बता रहे हैं, ठीक है, सही है। हाँ आजाद हिंद फौज का गठन किया था 1 सितंबर 1942 ईस्वी को मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज के गठन में किसका योगदान था? मेजर, अभी आगे लिखना, अभी वही तो लिखो पहले सेंटेंस। फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फुजीवारा, यहाँ पर लिखा हुआ मेजर फुजीवारा का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजर फुजीवारा का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे लाइन से, उन्होंने ही मोहन सिंह को इसके लिए तैयार किया, कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलकर काम करें। पैराग्राफ चेंज करके, कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति थे। आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति थे, ठीक है। अब इनके बारे में रासबिहारी बोस, ठीक है, ये हो गए। अब ये, और फिर हम आ जाएंगे सुभाष चंद्र। रासबिहारी बोस ने मार्च 19
1942 ईस्वी में मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो जापान, हाँ, रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक संगठन बनाते हैं, ये याद रखना है नाम इनका। जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग लिख दिया है यहाँ पर, की स्थापना की थी, लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में आगे पीछे होगा सेंटेंस, तो घबराना नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा, इनके बारे में। आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। ठीक है, अब सिंगापुर कैसे पहुंचे तो उसको थोड़ा सा लिखेंगे हम। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में 1941 बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी, बर्लिन जर्मनी करिएगा में। अब सुभाष चंद्र बोस बर्लिन जर्मनी में एक संस्था बनाते हैं, ठीक है ना। उसका नाम था इंडियन लीजन। ठीक है ना, देखिए इंडियन लीजन, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर? तो बर्लिन जर्मनी। इंडियन लीजन ब्रैकेट में लिखिए फ्री इंडिया लीजन, दोनों नाम मिलेगा। लीजन सेम नहीं, या तो इंडियन लीजन या फ्री इंडिया लीजन, दोनों नाम मिलेगा। की स्थापना की। अब ये था क्या? फ्री इंडिया लीजन था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। लिखना नहीं, इसको बहुत लंबा है तो उसको लिखना नहीं। ये जो था एक पैदल सेना रेजिमेंट थी, फ्री इंडिया लीजन या इंडियन लीजन, पैदल सेना रेजिमेंट था, ठीक है ना, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में गठित किया था। और यह मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना के भारतीय युद्धबंदियों, यानी कि ब्रिटिश सेना में जो युद्धबंदी थे, ठीक ना, और यूरोप में रहने वाले प्रवासियों से बनी हुई थी। ये जो संगठन था, जो युद्धबंदी थे उनसे, और जो यूरोप में भारतीय रह रहे थे
उन्हीं से बनाया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना। ये पैदल सेना का एक रेजिमेंट था। कौन? इंडियन लीजन या फ्री इंडिया लीजन। क्लियर है? ठीक है। इसका उद्देश्य यानी कि संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। इस संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखिए। अच्छा, नेताजी कौन बोला? नेताजी किसने उपाधि दिया था? अच्छा, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, लेकिन नेताजी के नाम से फेमस है। किसने बोला था? लिखिए। जर्मनी में ही भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई। तो कहाँ दी गई? तो जर्मनी में। किसके द्वारा? तो भारतीयों के द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई। यह भी क्वेश्चन आया कि कहाँ पर दिया गया था? सिंगापुर, जर्मनी, जापान, मलाया। तो कहाँ पर? अगला, जून 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसी का एक बैठक होता है, इसी संस्था का, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग लीग का बैंकॉक में एक और सम्मेलन बुलाया गया। बैंकॉक में एक और सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग कौन सा? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया। इसको हम लोग इंग्लिश में भी ऊपर में लिख लेना IN है। इसको इंग्लिश ऊपर लिख लेना IN है। हाँ, नेशनल आर्मी। ऊपर में जहाँ पर हमने हेडिंग डाला है ना, ऊपर ही लिखना। अगला, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज यानी कि INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी।
की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सेनापति बने। सेनापति बने। इसी समय पैराग्राफ चेंज करके, इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा दिल्ली चलो तथा जय हिंद का नारा दिया। जय हिंद का अब ये वाला डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 21 अक्टूबर हाँ, देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में क्या हो गया? हाँ 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की इसको अंडरलाइन सब लोग करिएगा, स्वतंत्र भारत से की अस्थाई सरकार, ठीक है ना, ऑब्लिक करके आजाद हिंद सरकार का गठन किया जिसके प्रधानमंत्री छूट गया क्या, जिसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। ये 2 पॉइंट और करो भी है ना। अगले क्लास में बेबल योजना या शिमला सम्मेलन और INA का ट्रायल जो चलता है वो, कैबिनेट मिशन, उसके बाद अंतरिम सरकार और उसके बाद माउंटबेटन प्लान, फिर भारत आजाद। ये खत्म हो जाएगा, फिर शुरू कर देंगे हम लोग जनजातीय मूवमेंट, ठीक है ना, ट्राइबल्स मूवमेंट और थोड़ा सा पीजेंट मूवमेंट, ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा यही तक रहेगा आपका ट्राइबल मूवमेंट तक और पीजेंट मूवमेंट तक, उसके बाद खत्म, फिर एंसर से स्टार्ट होगा, ठीक है। सिंगापुर के अलावा 2 मिनट सर, सिंगापुर के अलावा रंगून में अस्थायी सरकार का, हाँ अलावा रंगून में, रंगून जानते हैं ना सब लोग, कौन सा जगह, म्यांमार। कौन से मुगल बादशाह को वहां पर निर्वासित किया गया था, बहादुर शाह जफर को। कब किया गया था, किस सन में, तो पढ़े हो तुम लोग, बताओ। 1857 का विद्रोह पढ़े हो ना सब लोग, बताओ। हाँ, और इसका और क्या नाम था, और कुछ नाम था इनका, बादशाह सेकेंड, ठीक है। चलो कर अभी टाइम आगे करेंगे। अस्थायी सरकार का प्रधान मुख्यालय बनाया गया।
हाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं। सिंगापुर के अलावा रंगून में अस्थाई सरकार का, जो अस्थाई सरकार बनाया सुभाष चंद्र बोस ने, प्रधान मुख्यालय बनाया गया। टाइम हो गया क्या? कितना हो गया देखो? बचे थे। 1-2 मिनट और कर लो। यस। जापान व जर्मनी सहित, जापान व जर्मनी सहित 9 राष्ट्रों ने हाँ अस्थाई सरकार को मान्यता दी। अस्थाई सरकार को आगे रहने देता हूँ। आया समझ अच्छे सबको? यस सर। अब दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? हाँ वो जो हमें बोला उसको भेज देना यस। सर को दे देंगे तो नोट करेंगे।